हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर 2 रिलीज किया था कुछ दिन पहले, तो हम लोग उसी को सॉल्व करने वाले हैं और एक बार देखना चाहते हैं कि इसका लेवल क्या है। वीडियो देखने के बाद आप जरूर बताना कि आपको पेपर का लेवल कैसा लगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल 5 सेक्शन रहते हैं, जिसमें सेक्शन ए जो होता है वो आपका 1 मार्क का हर क्वेश्चन होता है, 20 एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन बी में हमारे पास हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 5 क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। और सेक्शन डी में आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं और 4 क्वेश्चन रहते हैं। और लास्ट हमारा सेक्शन ई है, जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और हर केस बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहने वाला है। तो ये आपका एक नॉर्मल सा पैटर्न है। तो देखा, शुरुआत का तो सेम है। सेक्शन ए 1, सेक्शन बी 2 मार्क्स, सेक्शन सी 3 मार्क्स। 3 मार्क्स से कहने का मतलब है 3 मार्क्स ईच। ठीक है, हाँ 4 5 में जरूर इंटरचेंज हो रहा है कि डी है हमारा 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन, लेकिन जो सेक्शन ई है वो 4 मार्क्स का है। ठीक है, लेकिन हमें तो पढ़ाई करनी है और अच्छे से पेपर करना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है। तो लिखा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है, कौन सी होगी। सम जिसमें है जीरोस का जीरो, यानी अल्फा प्लस बीटा हमारा जीरो है, और एक जीरो जो है वो 4 है। यानी अब सपोज करो मैंने अल्फा ले लिया 4 है, मतलब एक जीरो हमारा 4 है। तो अगर एक जीरो 4 ले लिया अल्फा को, तो बीटा निकाल लो यहां से। तो 4 प्लस बीटा इक्वल टू जीरो, तो बीटा क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ओके, तो हमारा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा अब आप कहोगे सर आपने के मल्टीप्लाई में क्यों लगाया, क्योंकि इसमें लिखा है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक ही बतानी है। ठीक है, तो मैंने के को 1 ले लिया। अल्फा प्लस बीटा जीरो है, अल्फा 4 है, बीटा -4 है। तो क्या एक्स स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया, 4 इंटू -4 माइनस का 16 आ जाएगा। तो क्या आंसर ए पार्ट हो जाएगा, समझ में आया। तो इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ए पार्ट, एक्स स्क्वायर -16। क्लियर। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन अ फॉर्म इन अ फॉर्मूला रेसिंग कंपटीशन, टाइम टेकन बाय 2 रेसिंग कार ए एंड बी, दो कार हैं, कार ए एंड कार बी, टू कंप्लीट 1 राउंड, एक राउंड को कंप्लीट करने में 30 मिनट्स लगते हैं। मतलब कार ए को लग रहे हैं 30 मिनट्स, ठीक है, और कार बी को लग रहे हैं कितने, T मिनट्स। इफ कार मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि ये दोनों पॉइंट मान लो सपोज करो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, कार ए ने चलना शुरू किया, कार बी ने चलना शुरू करा, वापस ये मिलते हैं कब, मीट आफ्टर स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 90 मिनट्स, 90 मिनट बाद मिलते हैं। और 30 और पी का एचसीएफ तुम्हारे पास 15 है। ठीक है, मतलब 30 और पी ये दो नंबर है, 30 और पी का एचसीएफ दे रखा है, आपको पी निकालना है। तो ये देखो, ये एप्लीकेशन बेस्ड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब आपको एक फॉर्मूला पता होगा क्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी ए इंटू बी, पढ़ा है ना ये। एचसीएफ तुम्हें 30 और पी का 15 दे रखा है। ओके, एलसीएम के बारे में अभी नहीं पता है। और जो दो नंबर हैं 30 और पी, तो ए नंबर हमने 30 ले लिया और बी नंबर हमारा पी हो गया। एलसीएम और पता लग जाए तो पी आ जाएगा। अब ये देखो लैंग्वेज में फंसा रखा है, हमने बहुत से ऐसे क्वेश्चन करे इंपॉर्टेंट, जिसमें ये बोला जाता है कब मिलेंगे, इन्होंने एक साथ स्टार्ट करा, कब मिलेंगे, मंदिर की घंटियां इस टाइम पे बजती हैं, कब ये एक साथ बजेगी। इसका मतलब है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कब मिलेंगे, तो उसमें एलसीएम होता है। तो ये जो लिखा है ना कि इफ द कार मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट टाइम आफ्टर 90 मिनट्स, यानी ये तुम्हें एलसीएम गिवन है 90 मिनट्स। क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना कब मिलेंगे, हम एलसीएम निकालते हैं, तो इन्होंने ऑलरेडी घुमा के ये एलसीएम दे रखा है 90 मिनट्स। तो बस यहाँ पे अगर आप 90 पुट कर दोगे तो आपका आंसर पी आ जाएगा। समझ में आ गया, ए इंटू बी मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये दो नंबर है, इन्हीं का तो एचसीएफ 15 है, तो हमारे लिए दो नंबर क्या है, 30 और पी। ये 3 टाइम्स कट जाएगा, 15 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 45 आ जाएगा पी की वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन है, ए पार्ट। तो इसका आंसर है हमारा ए पार्ट, 45 मिनट्स। क्लियर है सबको। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है।
थर्ड में बोला गया है ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट टू लाइंस विच आर। अब देखो हमारे पास दो लाइन है 6x माइनस का 3y प्लस का 10 इक्वल टू 0 और एक लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा केस है। तो चलो पहले a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 क्या होता है, x के कोफिशिएंट, तो 6/2 कितना आएगा 3। b1/b2 फाइंड आउट करते हैं। b1 यहाँ पे -3 है, b2 यहाँ पे -1 है, 3 आएगा। c1/c2 निकालते हैं, तो c1 कांस्टेंट टर्म है, ये 10/9। तो ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है बट नॉट इक्वल टू c1/c2। c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो ये किसकी कंडीशन है, क्या ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है। डी पार्ट, लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, समझ में आ गया, ठीक है, पैरेलल। चलो फोर्थ देखो, फोर्थ में लिखा है कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। कैसे रूट्स हैं, रियल। रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्यों होता है, क्योंकि देखो रियल एंड डिस्टेंट की कंडीशन होती है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। रियल एंड इक्वल की कंडीशन होती है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो अगर सिर्फ रियल लिख के आ जाए, सिर्फ रियल, तो रियल इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, तो ग्रेटर भी लगाना है और इक्वल भी लगाना है। तो उसका साइन इस तरीके से लगाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो चलो b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट कितना है -8, तो -8 का स्क्वायर -4 इंटू a होता है x² का कोफिशिएंट यानी 1, c होता है कांस्टेंट टर्म यानी k ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इतना आ गया। तो -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ये -4 इंटू के माइनस का 4k हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो माइनस का 4k ग्रेटर देन इक्वल टू ये 64 इधर आ जाएगा। अच्छा अब एक चीज और याद रखना है, इनइक्वलिटी अगर होता है ना, तो माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा, तो इनइक्वलिटी का जो साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है। जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन था ना, तो देखो मैंने यहाँ लेस देन कर दिया -1 से मल्टीप्लाई करने पे। अच्छा आपको सर ऐसा क्यों होता है बताता हूँ। देखो 3 बड़ा है 2 से, -2 से। अब मैं अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप बताओ कौन बड़ा है, क्या ये 2 बड़ा हो जाएगा, आप कहोगे हाँ सर, इसलिए इनइक्वलिटी क्या है, रिवर्स हो जाती है। 4 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा k लेस देन इक्वल टू 16। कितना आ गया, 16 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, क्या ऑप्शन बी है, बी ऑप्शन में है k लेस देन इक्वल टू 16, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी पार्ट, नोट कर ले। समझ में आ रहा है तब तक आपको, बस वो सेकंड वाला क्वेश्चन अच्छा लगा होगा जो मीट करने वाला था अभी तक में। देखो इसमें क्या लिखा है, द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नंबर हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर की बात हो रही है, 1 3 5 ऐसे डॉट 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 एन नंबर्स की बात हो रही है, यहाँ पे एन टर्म्स बोल सकते हैं, इज इक्वल टू k टाइम्स सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। तो इवन नंबर भैया क्या होंगे, 2 4 6 ऐसी, यहाँ पे भी एन टर्म्स की बात हो रही है। आपको जो कंडीशन दे रखी है वो ये दे रखी है, ये जो ऑड नेचुरल नंबर हैं एन, ऑड वाले, वो k टाइम्स हैं सम ऑफ इवन नंबर वाले, ठीक है। ऐसी तो बोला है कि जो ऑड नेचुरल नंबर हैं उनका सम और जो इवन नंबर है इनका सम, इनमें रिलेशन है कि ऑड वाले जो सम है वो k टाइम्स है इवन वाला, यही तो मतलब है। समझ में आ गया, ठीक है। और हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन ऑड नेचुरल नंबर, एन इवन नंबर, तो टर्म्स जो है वो एन है। तो सम का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है सम का फॉर्मूला, मैं इधर सम का फॉर्मूला लिख देता हूं, क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है सम का फॉर्मूला। भाई सम का फॉर्मूला तो यही होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो अप्लाई करूं, n/2 पहले इसमें लगाते हैं, इसमें n टर्म्स है ना, तो कितना आ जाएगा n/2 ब्रैकेट 2 इंटू a हमारा फर्स्ट टर्म है, n माइनस 1, डिफरेंस कितना है 1 3 5 2 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस 2 हो गया, k टाइम्स इवन टर्म का सम देखते हैं, तो n टर्म्स यहां भी है, तो n/2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2a, a यहां पे 2 है तो 2 इंटू 2, n माइनस 1 डिफरेंस यहां पे भी 2 है।
तो n/2 से n/2 कट गया, 2 × 1 2, इस 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2n-2 k टाइम्स ब्रैकेट 2 × 2 4 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n-2, 2 से 2 कट गया, 2n = k टाइम्स ये 2n और ये 4 - 2 प्लस का 2, तो k × 2 अगर कॉमन ले लूँ तो n+1 बचेगा और ये 2n है तो देखो ये 2 कट गया, तो k हमें फाइंड आउट करना है, तो n के नीचे ये n+1 डिवाइड कर लो, तो ये आ गया हमारा k = n/n+1। समझ में आया? नोट कर लो। तो इसका ऑप्शन अच्छा कौन सा है? n/n+1। क्या इसका आंसर डी पार्ट है? तो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब लैंग्वेज देखो सीधी सीधी नहीं है, थोड़ा घुमा के तो दे ही रखा है, तो अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो डी पार्ट है। हाँ ठीक है, चलो नोट कर लो इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। दो एपी हैं, सेम कॉमन डिफरेंस है, जैसे एक एपी हमारी फर्स्ट एपी इधर है मान लो, और एक दूसरी एपी है सेकंड एपी वो इधर है मान लो, ठीक है। दो एपी हमें गिवन है, एक फर्स्ट एपी ये और ये हमारी सेकंड एपी। तो ये बोला है दो एपी हैं जिनमें सेम कॉमन डिफरेंस है, यानी इसमें भी डिफरेंस डी है तो इसमें भी डिफरेंस डी है, ठीक है। फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1 एंड अदर -8, यानी इसका फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए लिख लेते हैं या a1 दे देते हैं, इसको फर्स्ट सीरीज है, -a2 ले लेते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म को a2 बोल देते हैं, सेकेंड सीरीज है ना, तो फर्स्ट टर्म सेकेंड सीरीज का कितना -8 है, ठीक है। या चाहो तो इधर अगर a2 से कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए तो ये फर्स्ट टर्म स्मॉल ए ले लो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए ले लो, सबसे बढ़िया, ठीक है। चलो अब बोला है डिफरेंस बताओ फोर्थ टर्म का, यानी फोर्थ टर्म पहली सीरीज का और फोर्थ टर्म सेकेंड सीरीज का, इनका डिफरेंस बताना है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है? an का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d, यही तो होता है an का फॉर्मूला, यानी d में एक कम हो जाता है। अगर मैं आपसे कहूं 10th टर्म बताओ, तो a + n को अगर 10 रखोगे तो 10 - 1 9d, यानी जो भी टर्म पूछा जाता है उसमें d का एक कम होता है कोफिशिएंट। तो फोर्थ टर्म क्या होगा? a + 3d माइनस, इसका क्या होगा? इसका फर्स्ट टर्म कैपिटल ए है तो कैपिटल a + 3d, डिफरेंस तो सेम है। सर कोई n टर्म बोलता है तो क्या होता है? d के साथ एक नंबर कम होता है, ठीक है। तो a + 3d माइनस का मल्टीप्लाई करा तो माइनस का a माइनस का 3d, तो 3d से 3d कट गया, फर्स्ट टर्म यहाँ पे -8 है, और सॉरी यहाँ पे हमारा जो, एक मिनट, पहली सीरीज का फर्स्ट टर्म जो था वो -1 था, नॉट -8, -8 तो उसका है, तो यहाँ -1 कर लो, -1, ठीक है। तो इसका ये हमारा -1 हो गया, और माइनस का कैपिटल ये हमारा माइनस का 8 है, तो -1 + 8 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो भाई हमारा इसका आंसर आ गया 7, तो सी पार्ट आ गया, ठीक है। क्या आ गया? सी पार्ट आ गया। समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है दो ट्राइंगल है, एक DEF है, एक ट्राइंगल DEF है, एक ट्राइंगल PQR है, जिसमें D एंगल जो है, D एंगल है Q के इक्वल और R एंगल जो है वो E के इक्वल है, ऐसा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है? तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन देख पा रहे हो आप, वो साइड्स के रेशियो हैं। अब साइड के रेशियो कब आते हैं? जब हम दो ट्राइंगल को सिमिलर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई? जब साइड के रेशियो तो तब आएंगे ना, ये साइड के रेशियो जो हैं वो तब आएंगे ना जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएं। तो आप बताओ इन दो ट्राइंगल को सिमिलर आप कैसे लिखोगे? इन दो ट्राइंगल को आप सिमिलर कैसे लिखोगे? जैसे मान लो, अब सिमिलर ऐसे लिखते हैं, मान लो मैंने ये वाला ट्राइंगल ले लिया DEF, तो सिमिलर में ऐसे लिखूंगा, ये देखूंगा कि D वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है। तो D के करस्पॉन्डिंग आप देख पा रहे हो क्या है? D किसके इक्वल है? Q के। तो पहली पोजीशन पे यहां D है तो यहां Q आएगा, दूसरी पोजीशन E पे है, E किसके इक्वल है? R के, तो ये सेकंड पोजीशन है तो यहां R आएगा, तो जो बचेगा वो P इधर आएगा। अब आपका रेशियो ये है। अब चेक कर लेते हैं, चलो पहला ऑप्शन चेक करते हैं।
अच्छा, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होते हैं। जैसे अगर मैं DE ले लूं तो DE अपॉन QR, मतलब पहले देखो ये पोजीशन लिख लिया करो 1 2 3 1 2 3। तो अगर यहाँ 2 3 लोगे तो यहाँ भी 2 3 लोगे। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आपने 1 2 लिया यानी DE लिया तो यहाँ भी 1 2 पे कौन है QR, तो नीचे QR। इधर आपने 2 3 लिया यानी EF लिया तो यहाँ पे क्या लोगे 2 3 पे RP, मतलब सेम रहेगा। रेशियो लिखते टाइम ये नंबरिंग कर लिया करो 1 2 3 1 2 3। तो जो इधर चलेगा वही इधर चलेगा। मान लो किसी ने 3 1 ले लिया यानी कि FD ले लिया तो यहाँ पे भी 3 1 लोगे 3 1 PQ, तो FD के नीचे क्या आएगा PQ। सर इस तरीके से लिखते हैं। अब चलो चेक करते हैं। EF अपॉन PR DF अपॉन PQ। अब देखो EF अपॉन PR DF अपॉन PQ ये तो हमारे रिलेशन में आ ही रहा है, तो इसका मतलब ये तो सही है। और अगर ये सही है तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि हमसे बोला है कौन सा गलत है। चलो ये देखो EF अपॉन PR EF अपॉन PR DE अपॉन PQ। क्या DE के नीचे पीछे DE के नीचे PQ है क्या? अच्छा हो गया ये तो जैसे वो नहीं कच्चा पापड़ पक्का पापड़। क्या DE के नीचे PQ है क्या? आप ही बोलना है ऐसे, ठीक है। क्या DE के नीचे PQ है क्या? यहाँ तो QR है, इसका मतलब ये गलत है और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। और बाकी हम चेक कर सकते हैं। देखो DE अपॉन QR और DF अपॉन PQ यानी देखो सही है। अब ये देखो EF अपॉन RP और DE अपॉन QR ये सही है। तो बी ऑप्शन गलत था। आप लोग चेक कर सकते हो, जब हमने साइड के रेशियो लिख लिए इजीली पता लग रहा है। समझ में आया पक्का? ये अच्छा हुआ था। लेकिन चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इन द फिगर PQRS ठीक है। PQRS क्या है? एक पैरेललोग्राम है। AT ये साइड जो दे रखी है फिगर में वो लिखी हुई है आपके पास, और फिर बताना XYZ क्या है, XY क्या है सॉरी। देखो हम ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर ले सॉरी सिमिलर कर लेंगे। कैसे? ये लाइन इसके पैरेलल है ना, तो ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा क्योंकि लाइन पैरेलल है, और ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। चलो कर लेते हैं दो ट्राइंगल। कौन से? कॉन्ग्रेंट सिमिलर। कौन सा कर रहे हैं? PAQ इन ट्राइंगल PAQ एंड ट्राइंगल SAT। ध्यान से देखो मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया, PAQ SAT, ठीक है। तो पहले वर्टिकली अपोजिट ले लेते हैं। एंगल PAQ इक्वल टू एंगल SAT वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट, ओके। इसके बाद देखो एक एंगल ये वाला एंगल PQA इक्वल टू एंगल STA ये कौन सा हो जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आई बात? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। अच्छा जी, तो ये तुम्हारा आ गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीजें आ गई। वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गया, ठीक है। तो क्या डबल ए से बाई डबल ए क्राइटेरिया से क्या हमारे ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे? यानी कि ट्राइंगल PAQ सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा SAT के। क्या ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए? देख लो PAQ ट्राइंगल सिमिलर टू SAT। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या हम करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो ले सकते हैं? अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या हम करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो ले सकते हैं? यानी कि PA अपॉन SA इक्वल टू AQ अपॉन AT। भाई रेशियो कैसे लेते हो? पहली और दूसरी पोजीशन PA, पहली और दूसरी पोजीशन SA, पहली और दूसरी पोजीशन AQ, पहली और दूसरी पोजीशन AT। ऐसी तो लोग हैं इज इक्वल टू ऐसी फर्स्ट और थर्ड ले लो PQ अपॉन यहां पे भी फर्स्ट और थर्ड ले लो यानी ST। उम्मीद करता हूं ये आप रेशियो लिख लेते होगे, ठीक है। तो ये आ गया PA अपॉन SA, AQ अपॉन AT और PQ अपॉन ST। अब ले लो साइड क्या क्या दे रखी है देखो।
पी ए तुम्हारा एक्स है तो यहाँ एक्स लिख दो, एस ए यहाँ पे 3 है, ए क्यू हमारे पास 6 है, ए टी हमारे पास 6 है, इक्वल टू पी क्यू हमारा वाई है, फिगर देखो उधर पी क्यू कितना है वाई है, और एस टी हमारा 4 है, तो ये तो कट जाएगा, एक्स बाई 3 इक्वल टू 1 हो गया, ये इक्वल टू वाई अपॉन 4। तो अगर इन दोनों को अगर मैं ले लूँ तो x अपॉन 3 इक्वल टू 1, तो x आ जाएगा 3 के इक्वल, और ये 1 और y अपॉन 4 ले लो इक्वल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इक्वल टू वाई, यानी y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन है, तो x इक्वल टू 3 तो डी ऑप्शन में दिख रहा है, किस में दिख रहा है, डी ऑप्शन में। तो आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है सबको, बताना अपना फीडबैक कैसा लग रहा है ये पेपर, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखो क्या है, इन द गिवन फिगर ए टी इज अ टेंजेंट, ये टेंजेंट है, सेंटर ओ है, ओ टी 4 है, एंगल 30 है, ए टी बताना है। देखो अगर सेंटर से मैं इस सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करूंगा तो क्या ये 90 होगा, बताओ। अगर सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं टेंजेंट पे तो क्या ये एंगल 90 होगा, आप कहोगे हाँ। अच्छा जी, अब आपको ए टी निकालना है। इस ट्राइंगल में इस एंगल के अकॉर्डिंग, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस, तो जो बच गया वो बेस है। आपको क्या निकालना है बताओ, बेस निकालना ना, एटी क्या है, एटी आपके लिए बेस है, क्या है, एटी आपके लिए बेस है, ये जो एटी है ना वो आपके लिए बेस है। और अगर एटी बेस है और हाइपोटेनियस गिवन है तो बेस और हाइपोटेनियस किस में आता है, कॉस में आता है, कॉस लगा दो। तो इस ट्राइंगल में कॉस 30 डिग्री यूज कर लो, जो कि होता है बेस यानी कि एटी अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि ओटी, ठीक है। क्या कॉस 30 लगाया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो भाई कॉस 30 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस 30 कितना होता है, √3/2। एटी हमें फाइंड आउट करना है, ओटी हमारा 4 है, तो 2 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2√3 आ गया, 2√3 सेंटीमीटर एटी आ गया, कितना आ गया एटी, 2√3 सेंटीमीटर। सी पार्ट क्या आ गया, सी पार्ट आ गया इसका आंसर, आया समझ में। तो 9th क्वेश्चन का आंसर हो गया सी पार्ट। अब देखो इसमें क्या है, इसमें लिखा है 4 cot थीटा -5। देखो सबसे सिंपल तरीका बताता हूं इस क्वेश्चन का, ठीक है। जब भी ऐसे साइन माइनस कॉस, साइन प्लस कॉस आ जाए ना तो बहुत सिंपल एक तरीका है, उससे करो। 4 cot थीटा -5 है 0, 4 cot थीटा -5 इक्वल टू है 0, तो 4 cot थीटा आ जाएगा 5 के इक्वल, तो cot थीटा कितना आ जाएगा 5/4। पहली बात तो ये बताओ समझ में आया इतना कि cot थीटा हमारा 5/4 होगा, समझ में आता है। अच्छा जी, अब एक बताओ, cot होता है cos अपॉन साइन, यस और नो, तो ये 5/4 है। तो अगर ये रेशियो में है तो अगर मैं cos थीटा आपसे बोलूं तो क्या हम उसको 5k ले सकते हैं, और साइन थीटा को क्या मैं, ये अगर 4 है तो क्या 4k ले सकता हूं, मतलब cos थीटा को 5k और साइन थीटा को 4k, क्या मैं ऐसा ले सकता हूं, आप कहोगे हाँ सर ले सकते हैं। अच्छा तो अब पुट कर दो ना, जैसे आपको फाइंड आउट करना है 5 साइन थीटा माइनस का 4 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस का 4 कॉस थीटा। चलो यहां सब्स्टिट्यूट करो, तो 5 साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 4k है, माइनस का 4 कॉस थीटा की वैल्यू 5k है, अपॉन 5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू यहां पे 4k है, प्लस 4 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू यहां पे 5k है, समझ रहे हो। अब सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो गया 5 इंटू 4 20k, अरे ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस का 20k अपॉन 20k प्लस 20k, तो 20 माइनस 20 जीरो हो गया, नीचे आ गया 40k, तो जीरो अपॉन समथिंग होगा तो जीरो आएगा इसका आंसर। क्या दे रखा है, 10th का आंसर है सी पार्ट, जीरो है, ठीक है। समझ में आ गया, नोट कर लो इसको। तो ये इस तरीके से कर लिया करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। अच्छा मैं अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना स्कूल टेस्ट के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए,
तो ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, ऐप लिंक मिल जाएगी, उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने चैप्टर वाइज दे रखे हैं, 14 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, तो उसको डाउनलोड वहां से कर लेना, ठीक है। और कॉन्सेप्ट बूस्टर भी है कि मतलब चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो वो भी है, तो आपके नीचे लैब की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख लेना एक बार, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो क्या है, इन द गिवन फिगर एरिया ऑफ द सेगमेंट ए सी बी, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट बताना है ए सी बी का, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। अब देखो एरिया ऑफ सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, जैसे ये सर्कल है, तो देखो ये वाला जो पार्ट है ये सेगमेंट ही तो है, और एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट होता क्या है, क्या एरिया ऑफ सेगमेंट एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है क्या, बताओ। एरिया ऑफ सेगमेंट जो है क्या वो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर हमारा होता है, अगर आपको ना पता हो, सेक्टर यही तो होता है पूरा रेडियस और आर्क के बीच का पूरा एरिया, नहीं ये पूरा एरिया, दिस इज सेक्टर, ठीक है। और ये है तुम्हारा ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी जो ट्राइंगल दिख रहा है, सेक्टर में से ट्राइंगल हटा दोगे तभी तो ये ब्लू कलर में जो दिख रहा है वही आएगा। अच्छा सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो पढ़ा है। और ट्राइंगल का एरिया क्या पढ़ा है आपने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या पढ़ा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ा है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पढ़ा है ना, ओके। तो देखो तो एरिया ऑफ सेक्टर है आपका थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो चलो थीटा कितना है, थीटा है 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ, इस ट्राइंगल का बेस भी रेडियस है और हाइट भी रेडियस है, तो बेस इंटू हाइट, ये 4 टाइम्स कट गया तो 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर। तो अगर मैं 4 एलसीएम ले लूं तो पाई आर स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 यानी 2 आर स्क्वायर। अब इन दोनों में आर स्क्वायर मिल रहा है कॉमन, तो कॉमन लिया आर स्क्वायर, तो पाई माइनस का 2 बचेगा, क्या बचेगा, पाई माइनस का 2 अपॉन 4। तो यहां पे आंसर क्या आ गया, आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई माइनस 2 अपॉन 4, क्या आया, आर स्क्वायर बाहर है, पाई माइनस का 2 अपॉन 4, ये तुम्हारा आ गया आंसर। क्लियर है क्या, आर स्क्वायर पाई माइनस 2 अपॉन 4, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो अच्छा ऑप्शन कौन सा है ये देख लो, ऑप्शन ए है ना, ए ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन में देखो 12 क्या है, 12 में लिखा है, 12 क्वेश्चन में देखो 2 क्यूब यूज ईच विथ 6 सेंटीमीटर एज आर ज्वाइंट एंड टू एंड, मतलब 2 क्यूब को ज्वाइन कर दिया, जैसे ये क्यूब है, फिर एक क्यूब और ले लिया, इसकी साइड है 6 और दूसरे की भी साइड है 6, ठीक है। ये तो 2D फिगर बनाया, 3D की बात करूँ तो कुछ ऐसा बनेगा ना, क्यूब तो 3D में होगा ना, ऐसे 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 ऐसे, फिर इसके बगल में एक और क्यूब ऐसा बना होगा, ठीक है, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये बिल्कुल बगल में बनेगा, ठीक है, मतलब ऐसे बनेगा, मतलब थोड़ा ख़राब फिगर बन गया। मैं आपको एक मिनट एग्जाम्पल से बताऊँ, जैसे चलो ये मेरे पास क्यूब तो नहीं है, लेकिन आप एज्यूम कर लेना कि क्यूब है, जैसे वैसे तो ये क्यूब नहीं है, जैसे मैंने समझ लो क्यूब है मान लो, तो 2 क्यूब को जब आप ज्वाइन करते हो, ध्यान से देखना, तो इनकी लेंथ तो डबल होगी, देखो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ ऐड हो रही है, लेकिन विड्थ और हाइट वो तो सेम रहेगी ना। इसका मतलब जब आपने 2 क्यूब को ज्वाइन करा है तो जो हमारा क्यूबाइड बन रहा होगा, तो लेंथ हमारी हो जाएगी 6 + 6 यानी 12 सेंटीमीटर। जब आप 2 क्यूब, जैसे ये 2 क्यूब है, तो जब आपने ज्वाइन करा तो ये 6 है और ये 6 है, 12 हो जाएगा, लेकिन बी तो अभी भी 6 रहेगा और हाइट भी 6 रहेगी, बी और एच में कोई चेंज नहीं होता है, समझ रहे हो। तो भाई बी हमारे पास 6 ही रहेगा, एच हमारे पास 6 रहेगा, ठीक है। अब अगर आपको एल बी एच पता है तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है,
तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस का एच एल, यही तो है। तो सरफेस एरिया कितना आ जाएगा इससे, ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट एल बी, तो 12 इंटू 6 प्लस बी एच 6 इंटू 6 प्लस एच एल, एच और एल 12 इंटू 6, तो कितना आएगा देखो 2 इंटू 72 प्लस 36 प्लस 72, तो वही 2 इंटू 72 72 144, 36 अगर ऐड कर दें 0 और ये 8 180, तो 180 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ रहा है इसका आंसर, 360 आ रहा होगा, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर 360 आ रहा है। समझ में आया, नोट कर लें। 13 में देखो क्या लिखा है, अ स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम अ सॉलिड हेमीस्फीयर। एक हेमीस्फीयर है जिसकी रेडियस 7 है आपके पास, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 7 है, इससे एक मैक्सिमम वॉल्यूम का स्फीयर कट किया जा रहा है और आपको बताना है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो कट किया गया है, उनका रेशियो बताना है। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और अगर स्फीयर की रेडियस, चलो इसकी रेडियस कैपिटल आर मान लूं, और इसका वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, अगर स्मॉल आर रेडियस मान लें स्फीयर का, यही होता है। हेमीस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब और स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस के बारे में पता करना है। देखो हेमीस्फीयर का रेडियस तो दे रखा है जो कि हमने कैपिटल आर लिया है तो 7 है, स्फीयर का कितना होगा। देखो अगर आपको मैक्सिमम वॉल्यूम का हेमीस्फीयर कट करना है तो रेडियस मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। तो अगर मैं एक स्फीयर ऐसा कुछ ले लूं, ऐसा, ठीक है, थोड़ा सर्कल अच्छा नहीं बना, मतलब ये स्फीयर है, मतलब ठीक है, कायदे से स्फीयर तुम बनाओगे थोड़ा सा इस तरीके से, तो मैक्सिमम जो स्फीयर का डायमीटर होगा, ये डायमीटर कहीं ना कहीं वो रेडियस के बराबर है जो हेमीस्फीयर की रेडियस है, क्योंकि हेमीस्फीयर की रेडियस यहां भी 7 है तो यहां भी 7 सेंटीमीटर होगी। समझ रहे बात को, अगर हेमीस्फीयर की रेडियस यहां पे 7 सेंटीमीटर है तो यहां पे भी 7 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है क्या ये बात, समझ रहे हो, यहां 7 तो यहां भी 7, तो इसका मतलब है जो स्फीयर है, स्फीयर का अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो वो 7 है, तो स्फीयर की रेडियस कितनी होगी 7/2 हो जाएगा ना, हाफ हो जाएगा ना। तो अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस हो जाएगा 7/2। क्या ये बात समझ में आ रही है, मतलब क्या कि स्फीयर का अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस होगा 7/2, जस्ट हाफ कर देंगे, जस्ट हाफ कर देंगे। क्लियर है ये बात, ओके। अब पुट कर दो वैल्यूज, ठीक है, समझ में आ गया। देखो क्योंकि यहां पे 7 होगा तो यहां पे भी 7 होगा, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो बचा 2r³ अपॉन 4r³, ये भी कट गया तो 1/2 बचा, इनटू कैपिटल आर हमारा 7 है यानी 7 का क्यूब अपॉन स्मॉल आर है 7/2 तो 7/2 का क्यूब, तो 1 इंटू 7 को 3 बार लिख लो अपॉन 2 इंटू 7/2 को 3 बार लिख लो, तो 7 तो सारे कट जाएंगे और एक 2 कट जाएगा, तो ये जो 4 आ रहा है देखो 2 इंटू 2 4, तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो रेशियो क्या आ जाएगा 4:1, तो आंसर क्या हो जाएगा डी पार्ट। क्या आंसर आ गया 4:1। समझ में आया कि इसका आंसर क्या है 4:1। तो आपको अच्छी नॉलेज चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए कि कैसे कट करा, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट नहीं होगा, मतलब समझ रहे हो, थोड़ा बहुत तो घुमाएंगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन, देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द ग्राफ इज गिवन इतना, ओके। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज -4 3 -4, तो -4 कहाँ होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो -4 ये हो गया 3 1 2 3, यानी ये वाला जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है -4, 3 को, और ये पॉइंट हमारा ए है।
अब बी पॉइंट आपको लेना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब हमें पता नहीं कहाँ लेना है, तो अब बी ऐसे है, बी हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। ये हमें ए बी की जो डिस्टेंस है वो ये दे रखी है, तो बोला है एक्स की पॉसिबल कंडीशन क्या हो सकती है, मतलब जो बी में एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या क्या हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 2 है, मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 5 है, मल्टीपल ऑफ 6 है, क्या है। तो चलो अगर मैं अभी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर मैं ये x1 y1 है और ये मेरा x2 y2 है, तो फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ए बी कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 हमारा x है माइनस x1 माइनस 4 है तो वो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस y2 यहाँ पे y और ये 3 है। तो इस वाली कंडीशन से x के बारे में सोचते हैं। अच्छा डिस्टेंस आपको दे रखी है, देखो डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, गिवन डिस्टेंस कितनी है 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, मतलब जो गिवन डिस्टेंस है वो 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो आपको ऐसा देखना पड़ेगा कि ये नंबर्स आने चाहिए, ठीक है। चलो एक एक करके ऑप्शन लेते हैं। 2 का मल्टीपल, 2 अगर मैंने लिया तो 2 प्लस 4 6 का स्क्वायर आना चाहिए, तो इसमें कहीं 6 का स्क्वायर है नहीं है, तो इसके चांसेस नहीं है। 3 का मल्टीपल, तो चलो 3 ले लिया, तो 3 प्लस 4 3 प्लस 4 7 का स्क्वायर, हाँ है। अच्छा 3 का मल्टीपल तो 6 भी होता है, तो 6 प्लस 4 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, अरे ये भी है 10 का स्क्वायर, यानी ये पूरे चांसेस हैं इसके। अब 6 से ज़्यादा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप कहोगे सर 9 ले लें तो 13 आ जाएगा, 13 तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब 3 का मल्टीपल जो है वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन हो गया। अब आप कहोगे सर मल्टीपल ऑफ 6 होगा क्या, मल्टीपल ऑफ 6 में सिर्फ 6 ही हो पाएगा, नेक्स्ट करोगे तो मल्टीपल फिर कहाँ हुआ, ठीक है, फिर तो 6 ही हो गया ना सिर्फ। तो बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि सर मल्टीपल ऑफ 6 भी तो हो जाएगा, 6 हो रहा है, तो मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब तो ये 6 के बाद भी तो कुछ हो, लेकिन 6 के बाद कुछ होगा नहीं, क्योंकि 6 प्लस 4 10, 10 से ज़्यादा यहाँ पे कुछ है नहीं, यानी आप 12 तो ले नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब है, जैसे लिखा है ए बी सी आर द 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब एक पैरेललोग्राम आपके पास है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये आपका एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ए पॉइंट आपका है कितना 1,2, बी पॉइंट है आपका 4,3, सी पॉइंट है आपका 6,6 और डी बताना है आपको, तो डी को x, y मान लो, डी को मान लो x, y। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है, पैरेललोग्राम का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए 3 वर्टेक्स हैं या चौथा वर्टेक्स पूछ रहा है या कुछ एक्स वाई पूछ लिया, तो गलती से डिस्टेंस फार्मूला मत लगाने लगना कि ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड बराबर होगी डिस्टेंस फार्मूला ना, आपको इसमें डायगोनल्स ज्वाइन करने होते हैं, और ये पॉइंट ले लो P, और एक प्रॉपर्टी लगा दो, इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा तो अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं इसका मतलब P जो है वो AC का भी मिड पॉइंट है, दैट इंप्लाइज P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, AC और BD के क्या हैं मिड पॉइंट हो जाएंगे, तो AC का भी मिड पॉइंट ले लेंगे और BD का भी, तो चलो AC लेते हैं पहले, A और ये है C, A पॉइंट है 1,2, C पॉइंट है हमारा 6,6, C पॉइंट है 6,6 और यहाँ पे हमने P पॉइंट लिया है। ऐसे BD का ले लेंगे, B पॉइंट है 4,3 और D पॉइंट जो है x, y है। तो एक हो गया AC का मिड पॉइंट P और एक हो गया BD का मिड पॉइंट, इसका भी मिड पॉइंट P है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो P पॉइंट क्या आएगा देखो
x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ पे P पॉइंट देखो क्या आएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 यानी 3 प्लस y अपॉन 2, यही तो आएगा देख लो। 1 प्लस 6 अपॉन 2, 2 प्लस 6 अपॉन 2, यहाँ पे आएगा 4 प्लस x अपॉन 2, 3 प्लस y अपॉन 2। तो ये जो x कोऑर्डिनेट है और यहाँ जो x कोऑर्डिनेट है वो तो सेम होगा ना, क्यों? क्योंकि ये P पॉइंट तो सेम है ना, जो इस पे भी लाई कर रहा है और इधर से भी लाई कर रहा है, वो तो सेम है। तो इसका मतलब ये 1 प्लस 6 अपॉन 2 जो है वो डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा इसके, यानी कि 4 प्लस एक्स अपॉन 2 के। तो 2 से 2 कट गया, 1 प्लस 6 हो जाएगा 7, तो x आ जाएगा 7 माइनस का 4 यानी x आ गया 3, x आ गया 3 के इक्वल। 2 प्लस 6 अपॉन 2 जो है वो इक्वल हो जाएगा 3 प्लस y अपॉन 2 के। 2 से 2 काट दो, 6 प्लस 2 8 हो गया, तो 8 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो y कितना आ गया, 5 आ गया। तो हमें फोर्थ वर्टेक्स पूछा था, तो d था x, y, तो x 3 है y 5 है। कौन सा ऑप्शन है 3, 5? डी ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है इसका, डी। समझ में आया किसका आंसर डी पार्ट है, आया समझ में? तो डी है 3, 5। क्लियर है यहाँ तक, नोट कर ले। अब देखो इसमें क्या लिखा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा 2 लीनियर इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बोला गया है कि ये जो दो कंडीशन है लाइन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंडिपेंडेंटली सफिशिएंट टू डिटरमाइन इफ अ सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो आपको पता है सॉल्यूशन, जब दो लाइन की इक्वेशन होती है तो 3 टाइप की कंडीशन होती है। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इनफाइनाइट होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। और एक कौन सा बचा, नो सॉल्यूशन, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये 3 कंडीशन मेन होती है ना। पहले ये चेक करते सीधी सीधी कंडीशन कौन सी है और रिजेक्ट होने वाली कंडीशन कौन सी है। ठीक है, तो देखो रिजेक्ट कौन सी होगी, देखो पहली वाले की बात करें तो a1 अपॉन b1, अब देखो यहां पे तो होता है a1 अपॉन a2, a2 अपॉन b2, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको भी होल्ड पर डाल देते हैं। ठीक है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब ये दोनों अगर इक्वल हैं तो यार इसके लिए तो अब आपको ये जरूर चाहिए होगा ना कि भाई c1 अपॉन c2 जो है वो उसके इक्वल है या नहीं है। अगर है तो फिर इनफाइनाइट होगा और नहीं है तो फिर नो सॉल्यूशन होगा। तो इतने वाले से तो हम नहीं बता सकते ना क्या है, इनके इक्वल होने से थोड़ी ना बता पाओगे आप। तो ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा सेकंड पार्ट। ठीक है, इस पे आते हैं a1 अपॉन a2 a1 अपॉन b1, ये क्या हुआ, a1 अपॉन a2 है तो b1 अपॉन b2 होना चाहिए। अब यहाँ a1 इधर भी है a1 इधर भी है, ये तो अजीब ही कॉम्बिनेशन हो गया। तो थर्ड तो बिल्कुल नहीं है। फोर्थ की बात करें तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, देखो नॉट इक्वल टू फर्स्ट कंडीशन, यूनिक सॉल्यूशन है, यानी फोर्थ पार्ट तो हो जाएगा। अब जो मुद्दा है वो है फर्स्ट पार्ट का कि ये सही है क्या, क्या ये सही है, ये पता करना है। देखो अगर आपको a1 अपॉन b1 a2 अपॉन b2 इक्वल टू 1 गिवन है, ये आपके अगर 1 गिवन है तो आप मुझे बताओ अगर मैं इसको 1 के इक्वल ले लूं, यानी a1 अपॉन b1 को 1 के इक्वल ले लूं, तो a1 किसके इक्वल हो गया, b1 के। ऐसे ही इसको और इसको इक्वल ले लूं तो यहां से a2 क्या हो जाएगा, b2 के इक्वल। अब एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। ठीक है, अगर a1 और b1 इक्वल है तो पहली वाली जो लाइन है मेरी, अगर मान लो a1 को मैंने 2 लिया तो 2x प्लस b1 को अगर 2 ले लिया तो ये कंडीशन बनेगी। और a2 b2 इक्वल है तो मान लो a2 को मैंने 4 ले लिया तो b2 भी मेरा 4 हो जाएगा प्लस c इक्वल टू 0। कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा बताओ। तो आप अगर देखो इनको ध्यान से, अब अगर हम रेशियो निकालें यहां पे तो इसका रेशियो 2/4 यानी 1/2 आ गया, इसका और इसका रेशियो निकालोगे तो ये भी 1/2 आ गया, और c अपॉन c का निकालोगे तो 1 आ गया। तो अगर यहां पे देखें
तो ये दोनों इक्वल हैं और ये इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, ये वाला। और एक ऐसा केस भी हो सकता है कि अगर A1 B1 ये 2 2 थे, मैं अगर A2 B2 को भी 2 2 ले लूं तब रेशियो निकालूंगा तो ये 1 आएगा, ये 1 आएगा और ये तो 1 है ही। तो इस वाली कंडीशन में दोनों चीजें पॉसिबल हैं, यानी इसमें आपका इनफाइनाइट भी जा सकता है और नो सॉल्यूशन भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो A1 B1 आप क्या ले रहे हो, A1 B1 क्या ले रहे हो उस पर डिपेंड कर जाएगा। तो लेकिन हाँ, इस वाली कंडीशन से इतना तो क्लियर है कि इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई केस में मिल जाएगा। और इसने पूछा भी है कि भाई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे या ना करे, कुछ तो करे, मतलब तो कुछ तो करेगा इसमें। तो ये फर्स्ट पार्ट भी जो है वो आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ, जो कि बी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट कर लें। अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में मॉड दे रखा है, मीन दे रखा है, मीडियन पूछा है। ये तो इंपेरिकल फॉर्मूला है ना एक, 3 मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन, ये एक फॉर्मूला है। तो 3 मीडियन तो निकालना है हम लोगों को, तो 3 मीडियन इक्वल टू मॉड हमारे पास कितना है, मॉड ऑफ सम डेटा 7 है, प्लस ट्वाइस ऑफ मीन इज ऑल्सो 7, तो 7 प्लस 14 21 हो गया किसका, 3 मीडियन। तो अगर मीडियन मुझे फाइंड आउट करना है तो मीडियन कितना आ जाएगा, मीडियन इक्वल टू आ जाएगा 21/3, कितना आ जाएगा, यानी 7 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। क्या आ जाएगा आंसर, डी पार्ट आ जाएगा, नोट कर लो इसको। अब देखो 18 में क्या है, एक एमसीक्यू टेस्ट हुआ, स्टूडेंट गैस द करेक्ट आंसर x आउट ऑफ y टाइम्स, ठीक है, y मतलब टोटल है और उसमें x हमारे करेक्ट आंसर है, गैस करने पे करेक्ट हो गए। इफ द प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट गैस द आंसर टू बी रॉन्ग इज 2/3, मतलब प्रोबेबिलिटी, देखो आपको एक पता है ना ये चीज, ये किस पे डिपेंडेंट है, एक फॉर्मूला होता है ना PA प्लस P0A, किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है ना। तो अगर मैं A को बोल दूं कि A हमारा है गैस द करेक्ट आंसर, गैस करेक्ट आंसर, तो नॉट A का क्या मतलब होगा, गैस रॉन्ग आंसर। नॉट A का मतलब क्या होगा, गैस रॉन्ग आंसर। तो किसके इक्वल होगा, 1 ही के इक्वल तो होगा। समझो बात, आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी जब आपने पढ़ा होगा, तो कोई इवेंट ए है तो वो इवेंट ए और उसका नॉट ए, इनका सम 1 के इक्वल होता है। इसको आपने ऐसे भी सीखा होगा, PA प्लस PA बार, यानी उसका कॉम्प्लीमेंट्री, वो अगर लेते हो तो 1 के इक्वल आता है। तो अगर मैं ए को बोल दूं गैस द करेक्ट आंसर, तो नॉट ए का क्या मतलब होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट यानी उल्टा, तो गैस रॉन्ग आंसर। ये सही का उल्टा क्या होगा, गलत। तो गैस द करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये बोला गया था ये वाई क्वेश्चंस में एक्स उसके सही थे, तो फेवरेबल आउटकम एक्स हो गया और टोटल इसमें वाई थे, तो एक्स अपॉन वाई, प्लस गैस द रॉन्ग आंसर, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे ही रखी है 2/3 और किसके इक्वल है, 1 के। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 1 माइनस ये 2/3 उधर चला जाएगा, 3 एलसीएम लिया, 3 माइनस 2 एक्स अपॉन 2, तो x अपॉन 2 इजक्वल टू 1/3, ठीक है, x अपॉन 2, एक मिनट, ये कितना था, 2/3 दे रखा था ना रॉन्ग का, और ये था x आउट ऑफ y, सॉरी ये मैंने 2 क्यों लिख दिया, नीचे तो y था ना, एक मिनट सॉरी, ये x अपॉन y है नॉट 2, तो x अपॉन y, तो कितना आ गया देखो, x अपॉन y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1 होता है, नीचे 3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 3x आ जाएगा। तो y इक्वल टू 3x किस में है, ऑप्शन में, क्या ए ऑप्शन हो गया, y इक्वल टू 3x, आया समझ में, नोट कर लें इसको। अब जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो एसर्शन रीजनिंग पे बेस्ड होता है, उसमें कंडीशन ये होती है, आपको पता होगा कि अगर एसर्शन और रीजन ट्रू होता है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है तो ए पार्ट हम बोलते हैं, और अगर एसर्शन रीजन दोनों सही हैं
लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो हमारा बी ऑप्शन होता है। अगर एसर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है तो सी, अगर एसर्शन ही गलत है तो रीजन ट्रू होगा तो डी। तो इनमें से ए बी सी डी चेक करना होता है, ये क्वेश्चन है। तो एसर्शन दे रखा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉसेक थीटा जो है वो 1 है, बोला 1 है। तो ये तो अभी आपको डाउट में लग रहा होगा कि भाई ये कैसे देखें, लेकिन इतना क्लियर कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा 1 होता है। क्यों? साइन 90 1 होता है, कॉस 0 1 होता है, हाईएस्ट वैल्यू होती है। तो मुझे इतना तो क्लियर है कि मेरा जो रीजन है वो तो ट्रू है भाई, ये तो ट्रू है। अब इसको समझते हैं। एक बताओ, सेक थीटा 1 अपॉन सेक क्या होता है? कॉस, और 1 अपॉन कॉसेक क्या होता है? साइन। ठीक है, अब ये चेक करते हैं इनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है। 1 मिनट के लिए चेक करते हैं। अगर मैंने थीटा को 45 डिग्री लिया सपोज, तो कितना आएगा? देखो 1/√2 कॉस थीटा 45 रखोगे, ये भी 1/√2 होता है, तो 1 + 1 2/√2। तो सॉल्व करोगे तो 2/√2 सॉल्व होगा, √2 आएगा, और √2 कितना होता है? ये तो 1.414 आ गया। क्या बात है, ये तो 1 से ज्यादा जा रहा है। देख लो, मैंने अगर थीटा को 45 डिग्री ले लिया, ठीक है, तो देखो cos 45 भी 1/√2, ये भी 1/√2, तो ये आया 2/√2। तो 2/√2 को क्या लिखोगे? √2 इंटू √2 अपॉन √2, तो √2 आ गया। ये तो √2 1.414 होता है। या तो इससे तो साफ पता लग रहा है कि इनकी वैल्यू मैक्सिमम 1 से ज्यादा हो सकती है। अगर आपको ये 11th क्लास में बताता ना, तो मैं आपको सीधा बोलता कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की पता है मैक्सिमम वैल्यू √2 ही होती है। मैं सीधा बोलता आपसे, क्योंकि वहां पे जब आप 11th क्लास में आओगे तो एक फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू का, क्या? √a² + b²। और ए बी क्या होता है? कॉस थीटा का कोफिशिएंट, और बी क्या होता है? साइन थीटा का कोफिशिएंट। तो एक्चुअल में √2 ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। हाँ अच्छा, ध्यान रखना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की गलती से ये मत कर लेना कि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, साइन थीटा की 1, तो आंसर 2। गलत है, बिल्कुल गलत है। ढंग के एक चोट पे बोल रहा हूँ ये बात। कोई अगर बोल रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, गलत है। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू √2 होती है। चाहे अभी गूगल सर्च कर लेना, चाहे गूगल पे अभी सर्च कर लेना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू। कई बार मैंने देखा स्टूडेंट पूछते हैं, तो मतलब मैं जैसे पढ़ाता हूँ ना ऑफलाइन में, तो बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है इस चीज़ की, इसलिए मैं क्लियर कर दे रहा हूँ ये कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की गलती से भी ऐसे वैल्यू मत निकालना कि कॉस का 1 और साइन का 1, 1 + 1 2, तो मैक्सिमम 2। गलत। नेट पे सर्च कर लो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा √2 आएगा। इसका रीजन भी है, आप खुद सोचो ना, कॉस प्लस साइन है, अगर आपने थीटा को 0 लिया तो कॉस 0 1 हो जाएगा, साइन 0 0 होगा। तो ये कभी भी इनका ऐसा कभी कोई कॉम्बिनेशन है? आप बताओ मुझे कि कोई एक ऐसा एंगल है जिसपे कॉस भी 1 हो जाए और साइन भी 1 हो जाए? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जिस टाइम साइन 1 होगा उस टाइम कॉस 1 नहीं होगा। साइन 90 पे कॉस साइन 1 होता है लेकिन कॉस 0 होता है। कभी दोनों 1 एक साथ होते ही नहीं है। तो इसलिए याद भी रखो कि मैक्सिमम वैल्यू √2 होती है। अभी 10th लेवल पे आपको मैंने समझा दिया कि 45 डिग्री अगर मैंने लिया तो √2 आ रहा है, ये तो 1.4 आ रहा है। तो ये आपके लिए वैसे देखा है चैलेंजिंग क्वेश्चन हो गया, अच्छा क्वेश्चन हो गया, मतलब ये फॉल्स था यहाँ पे ये। तो अगर ये फॉल्स है यानी असर्शन फॉल्स है तो डी हो गया फिर तो इसका आंसर। तो डी ऑप्शन होगा इसका, क्या हो जाएगा? डी वाला, डी होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि असर्शन ही फॉल्स हो गया। समझ में आई बात? तो यार अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आपको यानी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैड एग ऑफ इन अ लॉट ऑफ 400 इज इतना। प्रोबेबिलिटी जो है बैड एग की वो आपको दे रखी 0.035। ठीक है, और नंबर ऑफ गुड एग बताने हैं। तो अगर मैं नंबर ऑफ बैड एग को x मान लूं तो नंबर ऑफ गुड एग्स कितने होंगे? गुड एग्स कितने होंगे भाई? सीधी बात है, टोटल देखो लॉट है 400 का, तो अगर x हमारे खराब है तो अच्छे कितने होंगे? 400 - x, यानी अगर x निकाल लिया तो काम हो जाएगा।
तो प्रोबेबिलिटी बैड एग की दे रखी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम। तो बैड एग की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे, तो फेवरेबल आउटकम क्या है, नंबर ऑफ बैड एग कितने, एक्स अपॉन टोटल, टोटल कितना है 400 इक्वल टू 0.35 तो x इक्वल टू 0.035 इंटू 400 करो मल्टीप्लाई, 20 आएगा, 4 ये तुम्हारा आ जाएगा 12 प्लस 2 14 1 2 3, ठीक है 0.035 है, ये 400 है ना। और देखो पहले मैं 2 का मल्टीप्लाई करा, सुनो ये 0 आया, 2 कैरी 14, 2 0 लगाए और 1 2 3 बार पॉइंट लगाए, 14 आ गया, मतलब यहां से x आया 14। लेकिन हमसे पूछा नंबर ऑफ गुड एग कितने हैं, तो 400 माइनस 14 करोगे तो 386 ही तो आएगा, तो ये तो सही लिखा है 386 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज p, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज 1 माइनस p। देखो यहां पे भी कॉम्प्लीमेंट्री का ही काम चल रहा है ना, हमने माइनस करा टोटल में से, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पे ही डिपेंडेंट था, ये कॉम्प्लीमेंट्री पे ही डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं, क्योंकि माइनस हो रहा है ना। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी तो कर सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग, ठीक है वो आपको दे रखी थी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एग कितनी हो जाएगी, क्या वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री वाले से भी ये क्वेश्चन हो सकता था, हालांकि हमने उसको सॉल्व करते टाइम कॉम्प्लीमेंट्री का उतना यूज नहीं करा है, लेकिन हाँ नो डाउट ये कहीं ना कहीं गुड एग और बैड एग में भाई कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कब होती है, कोई इवेंट का होना और कोई इवेंट का ना होना, उल्टा मतलब उल्टा, ऐसे सोचो उल्टा, ना होना तो नहीं बोलूंगा, नॉट ए होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि कोई इवेंट ए है उसके साथ है नॉट ए, यानी यहां पे जैसे एक अच्छा है और एक बुरा है, तो अच्छा ये हो गया ये बुरा हो गया, उल्टा कॉम्प्लीमेंट्री उल्टा। तो उल्टा वाला ये क्वेश्चन है ना गुड और बैड में, तो यानी ये क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले से भी हम कर सकते थे। तो कई बार आपको लग रहा होगा सर हमने जो सॉल्व करा इसमें तो कहीं ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री का यूज नहीं हुआ है, तो ये फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऐसा नहीं है, आप ऐसे कर सकते थे, ठीक है समझ रहे हो। तो उस तरीके से आप करोगे तो हो जाएगा। तो फाइनली ये एसर्शन रीजन दोनों ही सही है और कॉम्प्लीमेंट्री से ही इसको सॉल्व करा जा रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। मैं आपको करके दिखाऊं क्या, देखो अगर ये फॉर्मूला आपने लगाया तो देखो कैसे आ जाएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एग, ये बैड एग की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी कितनी 0.035, तो 1 में से माइनस कर लेना तो आपको गुड एग की प्रोबेबिलिटी पता लग जाएगी। और गुड एग हमारे पास कितने हैं 400 माइनस एक्स, तो 400 माइनस एक्स अपॉन टोटल कितने हैं 400 इक्वल टू 1 माइनस बैड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.035, इसको सॉल्व कर लेना, यहां से भी आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है क्लियर है, इसको नोट करें। तो ये था हमारा सेक्शन ए, उम्मीद करता हूं सेक्शन ए आपको अच्छे समझ में आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो, धन्यवाद।